नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है जिसके अनगिनत हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो आज हम इसी मशीन के कुछ राज खोलने वाले हैं और ये देखेंगे कि कैसे पृथ्वी की बड़ी बड़ी शक्तियां, पानी का बहाव और जीवन को चलाने वाली एनर्जी, ये सब एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? कहाँ एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा और कहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का इतना बड़ा सोर्स? इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? खैर, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसका जवाब हमारे ग्रह के काम करने के तरीके में ही छिपा है। तो ठीक है, चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी की सतह के बहुत नीचे से, उसके धधकते हुए कोर से। असल में यहीं से वो ताकतें पैदा होती हैं जो हमारी दुनिया को असल शक्ल देती हैं। देखिए, हम जिस जमीन पर खड़े हैं वो हमें बिल्कुल ठोस और स्थिर लगती है, लेकिन सच तो ये है कि ये जमीन असल में बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स हमेशा बहुत ही धीमी रफ्तार से खिसकती रहती हैं। इसी धीमी प्रक्रिया से हमारे महाद्वीप बनते हैं और बदलते रहते हैं। और सोचिए, जब ये विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स समुद्र के नीचे अचानक खिसक जाती हैं तो उससे भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है। यही एनर्जी पानी में हलचल पैदा करती है और सुनामी को जन्म देती है। मतलब जमीन के मीलों नीचे होने वाली एक हलचल समुद्र में विनाश की लहरें पैदा कर सकती है। यही है हमारे ग्रह की अंदरूनी ताकत। लेकिन पृथ्वी के अंदर की ये गर्मी और दबाव सिर्फ विनाश ही नहीं लाते, ये निर्माण भी करते हैं। जब पिघला हुआ लावा, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, सतह की तरफ बढ़ता है तो ये नई जमीन भी बना सकता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है डाइक का बनना। होता यह है कि जब लावा जमीन की दरारों से ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन सतह तक पहुंचने से पहले ही ठंडा होकर जम जाता है, तो वो पत्थर की एक दीवार जैसी चीज बना देता है। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्ति का एक और सबूत है। तो चलिए अब जमीन से ऊपर उठकर देखते हैं कि पानी और हवा की दुनिया में क्या चल रहा है। तो हमने पृथ्वी की ठोस परत को तो देख लिया, अब बारी है उन तरल और गैसियस सिस्टम्स की जो उसे घेरे हुए हैं, यानी हमारे महासागर और हमारा वायुमंडल। समंदर की लहरों के नीचे भी एक पूरी अलग ही दुनिया है। समंदर का तल कोई सपाट मैदान नहीं है, इसमें महाद्वीपीय शेल्फ से लेकर बहुत गहरी खाइयां तक सब कुछ है। ये दिखाता है कि हमारा ग्रह सतह के नीचे भी कितना विविध और कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब पानी से थोड़ा और ऊपर उठते हैं, आसमान की तरफ, जहां एक और बहुत जरूरी प्रक्रिया हर पल चलती रहती है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है कि बादल सिर्फ पानी की भाप से नहीं बनते, उन्हें बनने के लिए एक शुरुआत चाहिए होती है। और वो शुरुआत करते हैं धूल और समुद्री नमक जैसे छोटे छोटे कण। पानी की भाप इन्हीं कणों के चारों ओर जमा होती है और तब जाकर हमें आसमान में बादल दिखाई देते हैं। और कभी-कभी जब इसी वायुमंडल में बहुत ज्यादा एनर्जी जमा हो जाती है तो जन्म होता है हरिकेन जैसे विनाशकारी तूफानों का, जो कि प्रकृति की एक जबरदस्त ताकत का नमूना है। ये परिभाषा साफ करती है कि हरिकेन कोई आम तूफान नहीं होते। ये बहुत शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं जो दुनिया के कुछ खास हिस्सों में, खास तौर पे अटलांटिक बेसिन में ही पैदा होते हैं। ये समझना भी जरूरी है कि हवा में मौजूद सारे प्रदूषक एक जैसे नहीं होते। जहां कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसें गर्मी को ट्रैप करके पृथ्वी को गर्म करती हैं, वहीं नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी गैसें स्मॉग और एसिड रेन की वजह बनती हैं दोनों ही नुकसानदेह, पर इनके काम करने का तरीका अलग अलग है। हमारे वायुमंडल की एक और बहुत जरूरी परत है ओजोन, जो हमारी ढाल बनकर हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। कुछ दशक पहले CFCs जैसे केमिकल्स की वजह से इसमें छेद हो गया था, लेकिन अच्छी खबर यह है कि दुनिया भर की कोशिशों की वजह से अब ये धीरे धीरे ठीक हो रही है। और ये जो सूर्य की शक्ति है ना, यही हमें हमारे अगले हिस्से तक ले जाती है, एनर्जी, जो हमारे ग्रह पर जीवन को चलाती है। अब तक हमने ग्रह के फिजिकल सिस्टम्स को समझा, अब देखते हैं कि एनर्जी यानी ऊर्जा इन सिस्टम्स के अंदर जीवन को कैसे चलाती है। ये एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई है। चाहे वो जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ हो या समंदर की गहराई में रहने वाला कोई जीव, पृथ्वी पर लगभग हर जिंदगी अपनी ऊर्जा के लिए आखिरकार सूरज पर ही निर्भर है। तो जब हम कोयला या पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो असल में हम क्या जला रहे होते हैं?
हम जला रहे होते हैं लाखों साल पुरानी धूप, वो सौर ऊर्जा जिसे लाखों साल पहले पेड़ पौधों और जानवरों ने अपने अंदर स्टोर कर लिया था। और ये है उस पुरानी स्टोर धूप का ठीक उल्टा। ये आंकड़ा है राजस्थान में भड़ला सोलर पार्क की क्षमता का, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है। ये सीधे सूरज की आज की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। ये दिखाता है कि हम एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, इसमें कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। एनर्जी का ये जो फ्लो है, ये हमेशा एक ही दिशा में चलता है। ये एक वन वे स्ट्रीट की तरह है। सूरज की रोशनी से पौधे ऊर्जा बनाते हैं, कोई शाकाहारी जानवर उस पौधे को खाता है और फिर कोई मांसाहारी जानवर उसे खाता है। एनर्जी कभी भी उल्टी दिशा में नहीं जाती, ये हमेशा आगे ही बढ़ती है। तो क्या होता है जब ये नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है? यूट्रोफिकेशन इसका एक सटीक उदाहरण है। जब किसी नदी या तालाब में बहुत ज्यादा पोषक तत्व पहुंच जाते हैं तो काई यानी शैवाल बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और जब ये काई मरती है तो वो पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेती है, जिससे मछलियों और दूसरे जलीय जीवों का दम घुटने लगता है। ये दिखाता है कि हमारे इकोसिस्टम कितने नाजुक होते हैं। तो हमने देखा कि नेचुरल सिस्टम्स कैसे आपस में जुड़े हैं और कैसे उनका संतुलन बिगड़ सकता है। अब एक नज़र डालते हैं कि हम इंसानों के बनाए हुए सिस्टम्स, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी, इन नेचुरल नियमों से कैसे जुड़ते हैं। हमने देख लिया कि प्रकृति के सिस्टम कैसे जुड़े हैं, लेकिन जब हम देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन करते हैं, तब क्या होता है? इसका एक सीधा सा असर होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जंगल में अलग अलग जीव संसाधनों के लिए कंपटीशन करते हैं, वैसे ही ग्लोबल मार्केट में कंपनियां ग्राहकों के लिए मुकाबला करती हैं। ये ग्लोबलाइजेशन का एक सीधा आर्थिक नतीजा है। तो हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। एक सुनामी और एक सोलर पार्क में आखिर क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है एनर्जी का। एक तरफ है पृथ्वी की अनकंट्रोल्ड अंदरूनी शक्ति का प्रदर्शन, और दूसरी तरफ है उसी की बाहरी शक्ति यानी सूरज को कंट्रोल करने की हमारी कोशिश। टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल से लेकर हमारे बनाए एनर्जी सिस्टम्स तक सब कुछ एक ही बड़ी कॉम्प्लेक्स और शानदार कहानी का हिस्सा है ना? ये सोचने वाली बात कि हमारे आसपास की दुनिया असल में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।